Hello and welcome to our channel Current Affairs Updated. I am Abhishek Singh Baghel. We were dealing with the modern Indian history और उसका जो सेकंड पार्ट हमारा बच गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, उसके साथ आज हम आए हैं. सो लेट्स डिस्कस विद द सेकंड पार्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. पिछले लेक्चर में वी हैड सीन द कॉजेस, वी हैव सीन द रीजंस, व्हाटएवर वर द रीजंस. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एनालाइज द रिवोल्ट ऑफ 1857. So now see what were the reasons for the failure of the revolt. अब एक जो revolt था, it nearly swept away Britishers from India. अगर हम देखें, अगर ध्यान से उसको स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि लगभग जो है पूरा स्वाइप अवे हो गया था रिवोल्ट, बट स्टिल इट वाज नॉट सक्सेसफुल. या पूरी तरह से हम अंग्रेजों को भगाने में जो है सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, उसके पीछे बहुत सारे जो है टेक्निकल रीजंस है, उन पे थोड़ा हवा प्रकाश डालते हैं. तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो रिवोल्ट था दैट वाज ओनली सेंटर्ड इन द नॉर्थर्न इंडिया. तो जो नॉर्दर्न इंडिया है उसी बस में वो सेंटर्ड रह गया था, साउथ इंडिया तक वो रिवोल्ट पहुंच ही नहीं पाया. या हम बात करें ओवरऑल इंडिया में उतना वो बेस नहीं क्रिएट कर पाया हमारा रिवोल्ट, जो कि उसको क्रिएट करना चाहिए था ब्रिटिशर्स को स्वाइप अवे करने के लिए. इसलिए तो हुआ गया, ब्रिटिशर्स को एक पर्टिकुलर एरिया कंट्रोल करना था, तो उन्होंने सारी फोर्सेस जो है एक तरफ लगा दी एंड दे वर एबल टू कंट्रोल द रिवोल्ट. अगर इफ हम बात करें कि ओवरऑल पूरे इंडिया में एक साथ रिवोल्ट स्टार्ट हुआ होता, उस टाइम पे ना पेजर था, ना फैक्स था, ना कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज थी, तो यू कुड नॉट हैव कम्युनिकेटेड. जो सर्विसेज थी भी तो ब्रिटिशर्स के पास थी. ब्रिटिशर्स वर मच मोर हाईटेक देन दी म्यूटिनियर्स. उनके पास जो है टेलीग्राफ था, तो कुछ भी अगर रिवोल्ट दिल्ली में स्टार्ट हुआ तो अगर अंदेशा है कि वो आगरा तक फैलेगा तो दिल्ली से संदेश पहुंच सकता था. लेकिन अगर म्यूटिनियर्स को कोई संदेश पहुंचाना है तो उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी. सबसे पहले इट वाज ओनली centered in the northern India. That is why the revolt failed. Second reason है they lacked a common ideology. अब कॉमन आइडियोलॉजी कैसे, सपोज करिए कि जो म्यूटिनियर्स हैं उसे बहुत सारे डिफरेंट अगर सेक्शंस हम देखें तो सेपॉइज हैं, सेपॉइज के अलावा जमींदार्स हैं, किंग्स हैं, और अलग अगर बात करें पीजेंट्स हैं, तो हर तरह के लोग जो है जुड़ तो गए थे रिवोल्ट से, पर सबके अपने जो है पर्सनल मोटिव्स थे. अगर हम बात करें जमींदार्स की तो जमींदार के जमींदारी राइट्स को कन्फिस्केट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उनको उस चीज से प्रॉब्लम थी. अगर हम बात करें सिमिलरली किंग्स की तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस से परेशान थे वो. अगर हम बात करें पीजेंट्स की तो वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से परेशान थे, बढ़ते हुए डेप्थ से परेशान थे. तो सबका अपना अपना अलग अलग आइडियोलॉजी था, तो सबने अपने अपने हिसाब से रिवोल्ट को लिया. जैसे पीजेंट्स गए, दे अटैक दी लैंडलॉर्ड, दे अटैक दी मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सेपॉइज का अपना एक अलग मोटिव है. तो ये जो है अलग अलग फैक्शंस जो थे वो फैक्शंस डिवाइडेड थे, तो इसलिए भी रिवोल्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा. फिर अगला रीजन जो है वो ये था कि वंस द लीडर फॉल्ट, मतलब एक बार अगर उन्होंने लीडर को मार दिया तो वो रिवोल्ट जो है उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का दब जाया करता था. अगर हम बात एग्जांपल ले कुंवर सिंह का, जो कि आरा से लड़ रहे थे, तो उधर पे हुआ क्या, जैसे ही कुंवर सिंह की डेथ हो गई, काफी उम्रदराज आदमी भी थे, उनके हाथ में चोट लग गई थी, हाथ कट गया था उनका, तो फाइनली ही हैड टू डाई. तो कुंवर सिंह जैसे ही डेथ हो गई तो आरा वाला बंद हो गया. रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई तो झांसी में बंद हो गया. बहादुर शाह जफर को डिपोर्ट कर दिया तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लगी थी, जो है आपके क्या कहते हैं लीडर्स के फॉल होने के बाद, की जो भीड़ इकट्ठी की थी लीडर्स ने, वो भीड़ ही जो है यहां वहां होने लगी थी. सो दिस हैपेंड, द म्यूटिनियर्स गॉट सेपरेटेड एंड द मूवमेंट कोलैप्स. फिर अगली बात जो है दैट वाज द लैक इन आर्म्स एंड एमिनेशंस. अब बेसिकली अब जो टाइम पीरियड आ गया है, उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स के पास एडवांस आर्म्स एंड एमिनेशंस थे. सिमिलरली वो म्यूटिनियर्स के पास भी होने चाहिए थे, बट म्यूटिनियर्स वर स्टिल प्राइमरी इन फाइटिंग. और प्राइमरी होने के बाद भी अगर सेपॉइज के पास आर्म्स एंड एमिनेशंस थे तो वो भी लिमिटेड था. क्यों? क्योंकि सारे चुराए हुए थे. वो जो भी जहां पे भी सीज करते थे वहां से चुरा लिया करते थे. एग्जैक्ट उनके पास कोई स्टॉक तो था नहीं, तो उस चीज ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है इन दी फॉल ऑफ दी बैटल. फिर अगली बात है कि दे हैड नो फ्यूचर प्लान्स. अब देखिए सबसे मुद्दा ये था कि आप एक म्यूटनी कर रहे हो, रिवोल्ट कर रहे हो, और रिवोल्ट के बाद वो क्या करना है, यू हैव टू चेंज द सिस्टम. अगर सिमिलरली कंपेयर करें आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनके पास आइडियाज थे कि उनको भाई सोसाइटी जो आगे स्टैब्लिश करनी है वो कौन से ग्राउंड में स्टैब्लिश करनी है. बट इंडियंस दे डू नॉट हैव कॉमन आइडियाज. भाई राजा को क्या चाहिए, उसका राजतंत्र लौट आए. लैंडलॉर्ड को क्या चाहिए, उसकी जमीन वापस आ जाए. पीजेंट को क्या चाहिए कि जो हमारे ऊपर कर्ज हो गया है वो कर्ज वापस हो जाए. तो इस तरीके से जो है सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी. तो इन सब प्रॉब्लम से जो है पार पाने के लिए जो ये सारे कार्यक्रम जो है वो घटनाक्रम चलाए गए थे. तो वो हुआ, और इससे क्या हुआ कि जब आपके पास एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं है तो जो कॉमन मैन था या जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास, तो वो उसने जो है सही नहीं समझा जुड़ना किससे, म्यूटिनियर्स से. दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी टू कम विद द म्यूटिनियर्स. उनके पास एक कॉमन गोल नहीं है. बोले भाई अगर आजाद हो भी गया देश, सो व्हाट विल दे डू,
will we be going back to monarchy, and still the concept of democracy was unknown to the Indians. They were still unaware of democracy. So वो उस चीज ने भी एक प्रॉब्लम कर दी in the revolt. So these were certain reasons which were responsible for the fall of the revolt. अब हम देखते हैं कि revolt हुआ, revolt खत्म हो गया, दो अनसक्सेसफुल था, बट स्टिल उसके बाद काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं इंडिया में. तो उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया. सबसे पहले जो है पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दे दिया. उसके बाद भाई जो गवर्नर जनरल था ही बिकेम वाइसरॉय, नया पोस्ट आ गया. वाइसरॉय मींस सेकंड टू द किंग. अब जो पावर पहले किसके पास था, पावर वॉज विद EIC. अब वो पावर शिफ्ट होके चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास. सो इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडिया. अब ब्रिटिशर्स जो है पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी, एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल था, बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द डायरेक्ट कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. वो सीधे तरीके से जो है पूरा हस्तक्षेप करके कंट्रोल कर रही थी पूरे सिनेरियो को. तो ये हुआ. उसके बाद फिर हुआ क्या कि जो बहादुर शाह जफर थे उनके दोनों बेटों को मार दिया गया था. बहादुर शाह जफर वाज डिपोर्टेड टू म्यांमार भेज दिया गया था उनको. और वहीं म्यांमार में जो है वो उन्होंने एक कविता लिखी थी. बहादुर शाह जफर काफी बड़े शायर थे. जो जफर है वो उनका पेन नेम है. तो वहीं पे वो लिखते हैं कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि तुझे 2 गज जमीन भी ना मिली तेरे कुएं यार में. ही वाज द एम्परर ऑफ इंडिया बट ही वाज फाइनली बरीड इन म्यांमार. तो अपना वो दुख व्यक्त कर रहे थे वहां पे. फिर जो इमीडिएट रीजन था फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट वाज द यूज ऑफ ब्लैटेंट यूज ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. उसको एबॉलिश कर दिया गया और पूरा सिस्टम जो है फिर चलाना स्टार्ट कर दिया इंडिया में. किसने? ब्रिटिशर्स ने. सो दीज वर दी चेंजेस व्हिच हैपेंड आफ्टर द रिवोल्ट. अब रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफाई करता है रिवोल्ट? के रिवोल्ट से भाई हमको समझ में क्या आया? तो सबसे पहली चीज जो समझ में आई दैट वाज डिस्प्ले ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. बोले भाई एक मुसलमान राजा है जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, वो एक जो है पैगाम जारी करता है. बोले क्या कि जितने भी हिंदू और मुस्लिम रूलर्स हैं वो मेरे साथ आ जाएं. क्यों? क्योंकि हमको जो है वो करना है, बगावत करना है और अगली सल्तनत को भगा के वापस से मुगलिया सल्तनत का झंडा जो है उसका इस्तेकबाल करना है, या वापस से मुगलिया सल्तनत को जो है वापस लाना है दिल्ली में. तो ये इस बात पे सारे हिंदू मुस्लिम दोनों यूनाइट हो गए. तो दिस वाज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 की द डिस्प्ले ऑफ द यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ये यूनिटी हमेशा से बरकरार थी. कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स आ तो गए थे बट इंडियंस हैड फीलिंग्स फॉर द मुगल रूलर्स. काफी टाइम से मुगल रूलर्स थे, एक अंपायर बनाया था, कॉलोनी नहीं बनाई थी. तो पीपल्स वर कनेक्टेड विद दोस रूलर्स. तो पीपल्स के नजर में अभी भी वो रूलर थे. तो इस कारण भी ये जो डिस्प्ले है ये हुआ ऑफ द यूनिटी. फिर अगली चीज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. भाई इसके पहले तो नेशनलिज्म था ही नहीं इंडिया में. अगर हम बात करें सो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. देयर वाज नो नेशनैलिटी. सब अपने अपने स्टेट्स के तरफ जो है उनके पास लोकल पैट्रियोटिज्म था, बट इंडिया की तरफ से कोई, इंडिया के लिए किसी का कोई नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म नहीं था. बट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हेन पीपल्स यूनाइट, तो इनको समझ में आया कि नेशनलिज्म करके भी एक भावना होती है और हमको उस राष्ट्रवाद की भावना से ही हम आगे बढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा. सो दिस वाज द रीजंस फॉर द फेलियर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट. अब एक टॉपिक बच जाता है दैट इज द ऑफिसर्स एंड द एरियाज एसोसिएटेड. ये तो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था. ये वाला जो पार्ट है ये फैक्चुअल एग्जाम्स में जो सिंगल वर्ड्स में पूछ जाता है, तो इस पे भी एक बार जो है हम जोर दे लेते हैं कि शायद ये हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में जो है वो आ जाएगा. तो देखते हैं, इधर पे मैंने एरियाज लिख दिए हैं और इधर पे ऑफिसर्स एसोसिएटेड है. तो कहीं पे तो इवेंट्स भी लिख दिए हैं कि किसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है किस ऑफिसर का. तो जो अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली वाज अंडर जनरल जॉन निकोलसन. दिल्ली को जनरल जॉन निकोलसन ने अपने कंट्रोल में लाया था. वहां पे जो है अपना जो म्यूटिनी थी उसको खत्म किया था. फिर ये है मेजर हडसन. मेजर हडसन वो व्यक्ति है जिसने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को मार दिया था और उसका जो बहादुर शाह जफर के बेटों का जो क्या कहते हैं गला था, गर्दन थी, वो उसको तोहफे में भेंट कर दी थी. बोले लो तुम्हारे बेटे नहीं रहे तो अब बचेगा ही कौन मुगलिया सल्तनत का. फिर है सर ह्यू व्हीलर. इन्होंने इलाहाबाद में म्यूटिनी को कंट्रोल पाया है. देन नेक्स्ट इज कॉलिन कैम्पबेल. ही हैज कंट्रोल्ड कानपुर अगेंस्ट नाना साहेब. देन इट्स ह्यू रोज who killed Rani Lakshmibai, and then finally it's William Taylor and Iry who had control coercing of Ara. So these were the officers and these are the areas of the events associated. So this was all about the revolt of 1857. ठीक है, till then please like, share, comment and subscribe till we are coming with our new video. Thank you.